नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। आपको बता दें कि उत्तराखंड में प्री मानसून ने दस्तक दे दी है। प्री मानसून की दस्तक से मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के मुताबिक गुरुवार को पर्वतीय क्षेत्रों में गरज के साथ भारी बारिश हो सकती है, जबकि मैदानी इलाकों में भी बारिश देखने को मिल सकती है। तो वहीं बुधवार रात और गुरुवार की सुबह मूसलाधार बारिश ने हम बता दें आपको प्रदेश के इलाकों में तबाही मचाई है। राज्य के कुमाऊं मंडल में बरसाती नाले उफान पर हैं और भूस्खलन की वजह से कई हाईवे भी बंद हो गए हैं। राजधानी देहरादून में बुधवार देर रात से भारी बारिश हुई, जिससे रायपुर के आगे मालदेवता में सड़क पर भारी मलबा आ गया और यहां कई घरों में यह मलबा घुस गया। चंपावत जिले में भी बारिश से मलबा आने से पूर्णागिरि मार्ग बंद हो चुका है। हाईवे बंद होने से ककराली गेट बैरियर में वाहन की कतार लग गई है। तो वहीं टनकपुर के चुका क्षेत्र में पोथ ग्राम पंचायत के लडिया लसेरा में बरसाती नाला उफान पर है। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून 3 तारीख को पहुंच गया था और 3 तारीख को केरल पहुंचने के बाद ये उत्तर की तरफ बढ़ रहा है। मानसून की उत्तरी सीमा महाराष्ट्र से होकर गुजर रही है और इसने भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को कवर कर लिया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 10 तारीख से अगले 3-4 दिनों में वर्षण में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना है। तो उत्तराखंड में 10 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक अधिकांश स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा और गरज चमक के साथ वर्षा मिलने की संभावना है। भारत में दक्षिणी पश्चिम तो वहीं देहरादून के मालदेवता में बुधवार देर रात बारिश ने भारी तबाही मचाई। मालदेवता जंक्शन के पास मूसलाधार बारिश से मलबा सड़क पर आ गया। तो वहीं मलबा आने से पीपीसीएल और द्वारा को जाने वाली सड़कें पूरी तरह बंद हो गई। सड़क बंद होने से दर्जनों गांव और क्षेत्र में बने होटल, रेस्टोरेंट, होम स्टे को जाने वाले रास्ते भी बंद हो गए हैं। तो वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने आपदा की जानकारी ली। प्रशासन की टीम नुकसान का आकलन कर रही है। अत्यधिक बारिश गिरने से जो है निश्चित तौर पे जो है मलबा आया, कुछ रास्ता जो है मार्ग अवरुद्ध हुआ है। मेरी जनपद देहरादून पुलिस, टेहरी पुलिस जरूर वहाँ मौके पे पहुंची है। एसडीआरएफ के जवान भी वहाँ मौके पे पहुंच गए, लेकिन कुछ इस तरह से कोई वैसी बात नहीं है, कोई फंसा हो या कोई किसी को जान माल का नुकसान हो। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जो है बारिश अधिक रहेगा। तो इस तरीके से हमने सभी हमारे जो जवान हैं सारे पहाड़ों में सब जगह एसडीआरएफ को उनको अलर्ट कर रखा है। तो वही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 आयु वर्ग से ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त टीका देने की घोषणा की है। उन्होंने देश में चल रहे वैक्सीनेशन अभियान की तुलना कांग्रेस कार्यकाल के दौरान चले पल्स पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम से की है, जिसके बाद कांग्रेस ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए उन्हें विफल प्रधानमंत्री करार दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जिस तरह की बातें लगातार करते आ रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि नरेंद्र मोदी देश को संभालने में पूरी तरह विफल साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में देश की करीब 135 करोड़ जनता के लिए वैक्सीन की उपलब्धता होनी चाहिए थी, लेकिन पीएम मोदी ने विश्व गुरु बनने की चाहत में वैक्सीन निर्यात कर दी। जब कोरोना महामारी देश में हाहाकार मचा रही है, तब प्रधानमंत्री मोदी देश की जनता को वैक्सीन उपलब्ध नहीं करवा पा रहे। देश के प्रधानमंत्री जी जिस तरीके की बातें लगातार कहते आ रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी देश को संभालने में पूरी तरीके से विफल साबित हुए हैं। और कोरोना की महामारी में ये हम सब ने देखा, 135 करोड़ के आसपास का ये देश है। इस देश के लोगों के लिए वैक्सीन होनी चाहिए थी, लेकिन विश्व गुरु बनने की चाहत में देश के प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन को जो है निर्यात करने का काम किया। अब जब देश के अंदर कोरोना की महामारी ने हाहाकार मचाने का काम किया है, तो अब वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। तो वहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रिटायर्ड कर्मचारियों से स्वास्थ्य बीमा के नाम पर जबरन उनकी पेंशन से हर महीने पैसा वसूलने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट में स्वास्थ्य सचिव सहित मुख्य सचिव से 4 सप्ताह में जवाब मांगा गया है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश आर.एस. चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई। आपको बता दें कि देहरादून निवासी गणपत सिंह बिष्ट और अन्य ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य बीमा के नाम पर उनकी अनुमति के बिना 21 दिसंबर 2020 को एक शासनादेश जारी कर उनकी पेंशन से अनिवार्य कटौती 1 जनवरी 2021 से शुरू कर दी है।
आज माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड के समक्ष एक जनहित याचिका के माध्यम से सेवानिवृत्त अधिकारी गणपत सिंह बिष्ट द्वारा यह मुद्दा उठाया गया था कि पेंशनरों की जो राशि उनको मिलती है उत्तराखंड राज्य सरकार से, उसमें एक अनिवार्य कटौती का प्रावधान एक शासनादेश दिनांक 31/12/2020 के माध्यम से किया गया है और उसकी वजह से 1 जनवरी 2021 से जो सेवानिवृत्त लोग हैं उनकी पेंशन से, चाहे वो सरकार द्वारा दी गई स्वास्थ्य व्यवस्था में शामिल होना चाहते हो या नहीं होना चाहते हो, उन लोगों की पेंशन से जो है उनकी हेल्थ केयर सिस्टम को फंड किया जा रहा है, जो असंवैधानिक है। क्योंकि पेंशन जो है एक सेवानिवृत्त इंसान का मूलभूत अधिकार है और उससे अनिवार्य कटौती इस तरीके से संभव नहीं है। तो वही राजधानी देहरादून में आमजन को अक्सर गर्मी के मौसम में पेयजल से जुड़ी समस्याओं को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आमतौर पर देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों से जलापूर्ति की शिकायतें लगातार आती रहती हैं। तो वहीं इस बार भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के संकट से लोगों को जूझना पड़ रहा है। तो वहीं पेयजल विभाग की क्या कुछ तैयारियां हैं और पेयजल योजनाओं को सरकार आगामी समय में कैसे अमल में लाएगी, इस पर पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल से खास बातचीत की न्यूज इंडिया संवाददाता साक्षी सहानी ने। गर्मियां आते ही देखा जाता है कि आम जनमानस पेयजल की समस्याओं से बहुत परेशान होता है। वहीं बात करें तो पेयजल से रिलेटेड क्या क्या तैयारियां सरकार की हैं, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल जी मौजूद हैं। इनसे जानना चाहेंगे, सर, ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है कि पेयजल से जुड़ी बहुत सारी समस्याओं का समाधान जो है निकालने की सरकार कोशिश करती है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार जो है शिकायतें लोगों के द्वारा मिलती है। उसका निवारण किस तरीके से सरकार निकाल रही है? इस समय विशेषकर पहाड़ों में पेयजल की समस्या बनी हुई है, बिल्कुल हर क्षेत्र में गर्मियों में। तो गर्मियों से पेयजल की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने जो हमारे स्रोत थे पानी, उन स्रोतों में पानी कम हो गया और जो धारे नौले हुआ करते थे, जो उससे उपयोग करते थे, वो भी धीरे धीरे गर्मियों में सूख जाते हैं। उनको रिचार्ज करने के लिए सरकार ने, और एक योजना हमारी सरकार की है और महत्वाकांक्षी योजना है, प्रधानमंत्री जी की योजना है, वो योजना है बरसात जल संग्रह। उस बरसात जल संग्रह के माध्यम से हम जिस क्षेत्र में हमारे पहले धारे नौले होते थे, जहाँ पानी रिचार्ज हो सकता है, उस क्षेत्र में हम जलाशय बना रहे हैं चिन्हित करके, और बड़े बड़े पोखरों का निर्माण कर रहे हैं, जिससे बरसात का पानी सर उसी के एकत्रित करेंगे। एकत्रित करने के बाद वो धीरे धीरे पानी रिचार्ज होगा। जो हमारे वहाँ पर परंपरागत स्रोत थे, उन स्रोतों में पानी पुनः, जो आज से 50-60 साल पहले पानी का रिचार्ज होता था, पानी डिस्चार्ज था, वो पुनः पानी की समस्या का समाधान करने के लिए सरकारी इस योजना को बना रही है। सर, सौरघाट की बात करें तो वहाँ पे वाटर पार्क बनाने जा रही है आपकी सरकार। उससे ना केवल जल की पूर्ति होगी, इसके अलावा पर्यटक भी आकर्षित होंगे, तो उस पर क्या है आपकी सरकार का? सौर घाटी जो है, पहले सौर घाटी के नाम से जाना जाता था, अब तो पिथौरागढ़ जनपद के नाम से था। तो सौर के नाम से सौर घाटी जो थी एक आकर्षक स्थल है, वो पर्यटक के लिए बहुत, वहाँ पर अपार संभावना है। प्रकृति ने वहाँ पर सजाया है, संवारा है, केवल उसका प्रसार प्रसार करना है। और वहाँ पर प्राकृतिक हमारे झीलें हैं, झरने हैं, ऐसे एक सुंदर जंगल हैं, बहुत जो अंग्रेजों के समय से तो वो क्षेत्र एक पर्यटक के नाम से जाना जाता था। अब धीरे धीरे वो पर्यटक उस क्षेत्र में आ रहा है। उन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पिथौरागढ़ में नगर पालिका अध्यक्ष जी ने वहाँ पर कृत्रिम जलाशय का निर्माण किया गया, और वहीं पर पानी, जो पानी कहीं से नहीं ला गया, वहीं पर पानी के पर जलाशय बनाकर, उससे करीब 100 मीटर ऊपर जलाशय बनाकर, वहाँ पर जो पहले से नौला हुआ करता था, उस नौले में पुनः पानी दिखाई, गर्मी में भी पानी आ रहा है, और वहाँ पर कुआं बना के कुएं से पानी निकल रहा है। और जो वहाँ पर एक झील बना रही है, उस झील में बच्चे खेलते हैं, तैरेंगे, और उसमें नाव भी उसमें वितरित करेंगे। ये योजना सरकार की है। सर, जब आप विधायक थे तब भी देखा गया कि आपने जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनके, अगर पेयजल की बात करी जाए तो उनके कार्यशैली पे सवाल उठाए, और कहीं ना कहीं जब आप मंत्री बने तब भी आपने फटकार लगाई, और उसी फटकार का एक अगर परिणाम स्वरूप देखें तो अब विभाग में जितने काम होते हैं उससे जनता बहुत प्रसन्न है। अब क्या अपडेट है सर, जितनी आप बैठकें लेते हैं, आगामी क्या रणनीति है पेयजल विभाग की? तो पेयजल का तो ये था कि इस समय पहले प्रथम चरण में विभाग की, मैं कहूँ कि कुछ कमियाँ रह गई है, क्योंकि सीधे से पहले जो डीपीआर बने, स्रोत से लेकर पानी की टैंक से लेकर घर के अंदर तक एक ही डीपीआर बननी चाहिए थी।
तब जब स्रोत से पानी आएगा, टैंक में आएगा, टैंक से पाइप बिछेंगे घर तक, तभी तो योजना सफल होगी। तो टैंक से लेकर और मूल जो स्रोत है वहाँ तक तो अभी डीपीआर बनी नहीं, केवल डीपीआर पहले बनी थी कि कनेक्शन देने का। अब हम दोबारा जो सरकार इसमें जो काम कर रही है, विभाग जो हमारा काम कर रहा है, हमारी जो डीपीआर बननी है वो टैंक से लेकर जो स्रोत है वहाँ पर हमारी डीपीआर बननी, योजना बननी है। जहाँ पर स्रोत नहीं है वहाँ पर हम नीचे पंपिंग का भी के द्वारा पानी बहाएं, क्योंकि 15 जून तक पानी का मापन होता है। 15 जून के बाद फिर पानी का मापन, मतलब इस महीने पानी का मापन भी हमारा पूरा हो चुका है गर्मियों में। उसी हिसाब से हम योजना बनाते हैं। ये थे मंत्री बिशन सिंह चुफाल जी हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि पेयजल से जुड़ी तमाम समस्याओं का निवारण जो है सरकार निकाल रही है और इसी के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो लोगों को पेयजल से जुड़ी समस्या होती है उसको लेकर भी सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है। पौड़ी जनपद में एक तरफ जहां कोरोना के केस अब कम हो रहे हैं, तो वहीं शहरी क्षेत्रों के बजाय ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी प्रवासियों के लौटने का सिलसिला तेजी से जारी है। ऐसे में कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच कई क्षेत्रों में क्वारंटाइन सेंटरों को बनाने के साथ पहले से मौजूद सेंटरों में सुविधाओं को जुटाया जा रहा है। आपको बता दें कि 22 अप्रैल से अब तक 24,000 से भी अधिक प्रवासी जनपद में लौट चुके हैं, तो 700 से अधिक लोग होम आइसोलेशन में हैं। दूसरी तरफ जिले में अभी भी 28 कंटेनमेंट जोन है, तो लगभग 2.5 लाख सैंपलिंग और 2 लाख से भी अधिक लोगों को टीके लग चुके हैं, जबकि 16,000 से अधिक संक्रमित लोग ठीक भी हो चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी पूर्व में भी निर्देश प्रसारित किए गए थे। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारी टीम है और जो हमारे ग्राम पंचायत के भवन है या अन्य कोई भवन वहाँ पे उपलब्ध है, तो उसमें क्वारंटीन सेंटर वहाँ पे बनाए जा रहे हैं और जिसमें जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वो अवेल कराई जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड में कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में काफी कमी आई है। तो वहीं बुधवार को कोरोना के 513 नए केस सामने आए, जबकि 22 लोगों की मृत्यु हुई है। साथ ही 3088 कोरोना संक्रमित मरीजों ने संक्रमण को मात भी दी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक बुधवार को अल्मोड़ा में 89, बागेश्वर में 16, चमोली में 25, चंपावत में 8, देहरादून में 114, हरिद्वार में 79, नैनीताल में 51, पौड़ी में 35, पिथौरागढ़ में 32, रुद्रप्रयाग में 10, टिहरी में 17, उधम सिंह नगर में 18 और उत्तरकाशी में 19 मामले सामने आए। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 9,258 पहुंच गई है, तो वहीं रिकवरी दर 93.41% तक पहुंच चुकी है। हालांकि डेथ रेट अभी भी 2.04% ज्यादा है। प्रदेश में अब तक कुल 6,849 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं अब तक कोरोना के कुल 3,35,478 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 3,13,379 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। तो उत्तराखंड के रुड़की में विजिलेंस की टीम ने पिरान कलियर दरगाह प्रबंधक पर बड़ी कार्रवाई की। टीम ने दरगाह प्रबंधक को दरगाह के सुपरवाइजर से 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दरअसल दरगाह प्रबंधक द्वारा हटाए गए दरगाह कर्मचारी से उसकी सैलरी बनाने और फिर उसे फिर से बहाल करने की एवज में रिश्वत मांगी जा रही थी। तो वहीं विजिलेंस सीईओ सुरेंद्र सामंत ने बताया कि दरगाह के सुपरवाइजर राव सिकंदर की शिकायत पर टीम ने दरगाह कार्यालय पहुंचकर कार्रवाई की है। तो ये लालकुआ में कोतवाली क्षेत्र अंबेडकर नगर वार्ड नंबर 1 के समीप टांडा रेंज के जंगल में गुरुवार सुबह मैदान में कपड़े में लिपटे एक नवजात शिशु का शव बरामद होने का मामला सामने आया, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। लोगों के मुताबिक नवजात शिशु को कपड़े में लपेटकर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा फेंका गया, जिससे उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने जब नवजात का शव देखा तो मामले की सूचना स्थानीय प्रशासन को दी और घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र के आसपास के लोगों से पूछताछ की जाएगी और जल्द ही शिशु को फेंकने वाले व्यक्ति का पता लगाया जाएगा। तो वहीं जसपुर में नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने सरकारी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। सांसद भट्ट ने अस्पताल में जाकर मरीजों का हाल जाना और इस दौरान उन्होंने चिकित्सकों की कमी को पूरा करने का आश्वासन दिया। साथ ही एक अल्ट्रासाउंड मशीन सांसद निधि से सरकारी अस्पताल को देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी है। जसपुर हॉस्पिटल में भी बाल रोग विशेषज्ञों की कमी और जैसे ही नया बैच निकलेगा ये कमी जल्द पूरी की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जसपुर अस्पताल को जल्द ही ऑक्सीजन प्लांट के साथ भी जोड़ दिया जाएगा ताकि मरीजों को सुविधा मिल सके।
हॉस्पिटल्स में लगातार 2-3 महीने से जा रहे हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। वहाँ पर वैक्सीनेशन कैसा चल रहा है, कोविड पेशेंट कितने हैं और होम आइसोलेशन में कितने लोग हैं, कितने लोग ठीक हुए हैं, उनको दवा पहुँच रही कि नहीं पहुँच रही, संसाधन जा रहे कि नहीं जा रहे, हॉस्पिटल के पास क्या कमी है, ऑक्सीजन प्लांट है या नहीं है तो उनको लगाने की हम तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि अगर तीसरी कोई लहर आती है तो उस समय के लिए पूरी तरह से हमारे हॉस्पिटल। तो वहीं आपको बता दें कि हरिद्वार में बस अड्डे और वर्कशॉप पर गुरुवार को रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें पिछले 5 महीने से सैलरी नहीं मिली। जो लोग रिटायर्ड हो गए उन्हें भी फंड का पैसा नहीं दिया गया। कोविड-19 से हमारे 12 साथियों की मौत हुई और उनके परिजनों को भी कोई मुआवजा नहीं मिला, जिसकी वजह से रोडवेज कर्मचारियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। अपनी मांगों को लेकर यह 2 दिवसीय धरना शुरू किया गया है। 14 और 15 जून को भी प्रदेश भर में रोडवेज कर्मचारी 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे और मांगे न माने जाने पर उग्र आंदोलन की भी उन्होंने चेतावनी दी है। से कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली, फंड का पैसा नहीं जमा हुआ, ना किसी का बीमे का पैसा जमा हो रहा है। हमारे कर्मचारी कम तनख्वाह में भी यहाँ काम कर रहे हैं। 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, लोग बाग भूखे मर के भी काम कर रहे हैं। ना रिटायरमेंट वालों का पैसा मिल रहा है, किसी को कोई भुगतान नहीं हो रहा है। 1 साल हो गया, रिटायरमेंट वालों को कोई पैसा नहीं मिल रहा। जो 10-10 हज़ार रुपये के कर्मचारी है यहाँ से बेचारे 6 महीने से भूखे मर रहे हैं, मगर फिर भी ड्यूटी अपनी कर रहे हैं। किसी को भी तनख्वाह का भुगतान नहीं हो रहा। महामारी के दौर में हमारे 12 आदमी रोडवेज के मर गए। तो वहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट में राज्य में दिव्यांग लोगों को वैक्सीनेशन में आ रही दिक्कतों के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को अवगत कराया कि राज्य में दिव्यांग लोगों के लिए एक नियमावली बनाई जा चुकी है, जिस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से विकलांग लोगों के लिए बनाई गई नियमावली 1 सप्ताह में जारी करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 21 जून की तिथि नियत की है और आपको बता दें कि अधिवक्ता DK जोशी ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा कि राज्य में अभी तक दिव्यांग लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए कोई नियमावली नहीं बनाई गई, जिस कारण दिव्यांग लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। याचिकाकर्ता ने दिव्यांग लोगों के लिए नियमों में सरलीकरण कर नियमावली बनाने की मांग की है, ताकि ये लोग आसानी से टीकाकरण करा सकें। आज हाईकोर्ट में हमारी जनहित याचिका की पे पहली सुनवाई थी। ये जनहित याचिका दिव्यांगजनों को वैक्सीनेशन की बात करती है। अभी जो करंट सिस्टम है वैक्सीनेशन का, उसमें रजिस्ट्रेशन है और जो कोविड सेंटर्स में दिव्यांगजनों के पहुंचने की दिक्कत है या उनको जो बाकी सब दिक्कतें हैं, वो सब चीज़ों को कहीं ना कहीं अकाउंट में नहीं लिया गया है। इसलिए इससे क्या होता है कि इम्पॉसिबल हो जाता है उन लोग को वैक्सीन अपने आप को लगा पाना। तो उसी सिलसिले में कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो वैक्सीनेशन ड्राइव लॉन्च हुई है वो पूरे ऑल ओवर उत्तराखंड से जो हमारी 1.84 की दिव्यांगजनों की पॉपुलेशन है लास्ट सेंसस के 2011 के सेंसस के हिसाब से, वो कहीं वैक्सीनेशन से पीछे ना रह जाए। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से नैनीताल के दूरस्थ क्षेत्रों में 45 वर्ष से ऊपर बुजुर्ग लोगों को मोबाइल वैन से वैक्सीन लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। तो वहीं खुरपाताल की 10 ग्राम सभाओं में गुरुवार से 45 वर्ष से ऊपर के आयु के लोगों का टीकाकरण प्रारंभ कर दिया गया है। बता दें कि नलिनी के मंगोली इंटर कॉलेज में वैक्सीनेशन केंद्र स्थापित किया गया। क्षेत्रवासी यहां आकर सीधे रजिस्ट्रेशन के माध्यम से वैक्सीन लगा सकते हैं। डॉक्टर कासिम ने बताया कि नैनीताल के ग्राम खमारी, बजुन, अधोड़ा में 2-2 दिवसीय कैंप लगाकर वैक्सीनेशन किया जाएगा। हमारा 2-2 दिवसीय है। आज ये हमारा दूसरा दिवस है यहाँ पे मंगोली में। इसके बाद हमारा बजून में है प्राथमिक विद्यालय में, उसके बाद खमारी का है और ग्राम अधोड़ा का है। 2-2 दिवसीय पूरा वैक्सीनेशन कार्यक्रम है। उसी हिसाब से हम सारा काम करेंगे। यहाँ पे भी लोग बहुत जागरूक हैं, सब वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं। कल हमारे 70 हुए थे, अभी हमारे 67 रजिस्ट्रेशन हो गए और अभी भी लोग आ रहे हैं। हमारे क्षेत्र में इंटर कॉलेज मंगोली में वैक्सीनेशन हो रहा है, जिसके लिए हम स्वास्थ्य विभाग और सरकार का धन्यवाद करते हैं। हम खुद भी ग्रामीणों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक कर रहे हैं और काफ़ी लोग आए हुए भी हैं यहाँ पे और काफ़ी लोग जा भी चुके हैं, अभी आ ही रहे हैं मतलब। तो वहीं उधम सिंह नगर के गदरपुर बाईपास दिनेशपुर सिडकुल जाने के मुख्य मठ कोटा मार्ग रोड जो कि
समय से ही क्षतिग्रस्त था और आए दिन हादसों को न्योता देता था। लेकिन न्यूज इंडिया की खबर का असर होने के बाद तत्काल कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने अधिकारियों के साथ बैठक लेकर इस रोड को बनाने की स्वीकृति दी। तो वहीं अब रोड बनने से स्थानीय जनता में खुशी की लहर है। दरअसल गदरपुर वाया दिनेशपुर सिटकुल जाने के मुख्य मठ कोटा मार्ग लगभग 2016-17 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इसे बनवाया था। बनने के बाद रोड पूरी तरह से खस्ता हाल हो गया था और लगभग 2 दर्जन लोगों को इस खराब रास्ते की वजह से उनकी मौत हो चुकी है। तो वही न्यूज इंडिया पर खबर दिखाने के बाद तुरंत ही सड़क निर्माण का कार्य शुरू हुआ। आपको बता दें कि लगभग 1.5 करोड़ की स्वीकृति मिलने के बाद इसका शुभारंभ हुआ और निर्माण कार्य शुरू होने से स्थानीय जनता में खुशी की लहर है। क्योंकि ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा था, इसमें निश्चित ही देरी हुई क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक जांच का विषय भी बना हुआ था कि इस सड़क की एसआईटी जांच भी हो रही थी। लेकिन सब चीज़ को ख़त्म करते हुए माननीय मंत्री जी के अथक प्रयासों से आज इस सड़क का मरम्मतीकरण का कार्य भी चालू हो रहा है। मैं आप लोग के मीडिया के माध्यम से, क्योंकि मीडिया के लोगों ने भी इस सड़क के लिए बहुत से बारिश से पहले ये काम हो जाना है। पहली बार मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। मंत्री जी ने 10 तारीख से काम विधिवत रूप से चालू करने का हम लोगों को कहा था और मंत्री जी आज इसको एक दिन पहले 2 तारीख को हमारा काम आज से ही शुरू हो रहा है। माननीय मंत्री जी के प्रयासों से इसका शुभारंभ किया गया है उनके सुपुत्र श्री पांडे जी की उससे, ठीक है। तो ये काम हम अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, पहले गड्ढों को लेवल करके डेवलपमेंट करके उसके बाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।